असली बात एक और भी है इसमें, क्या? कि अगर अमेरिका फैसला कर भी लेता है कि हम निकलते हैं इस जंग से, और इजराइल कहता है नहीं, जी। क्योंकि अब अमेरिका तो मानता है ना कि इजराइल ने उन्हें धक्का दिया है। हाँ वो है ना वो, कि हम, मुझे धक्का किसने दिया। हाँ अब हाँ डोनाल्ड ट्रंप तो हाँ यही कह रहा है ना कि मुझे धक्का पहले कहता था इजराइल ने दिया है, अब कहता है कि मुझे तो हेक्सेथ ने और रूबियो ने दिया है। तो हाँ अब जी। बात यह है कि अब आगे ये धक्के वाली बात नहीं होगी। मसला ये है कि इजराइल को कौन रोकेगा, नेतन्याहू को कौन रोकेगा। अब अमेरिका पीछे हट भी जाता है तो इजराइल लॉबी जो है उसको कौन रोकेगा। ये फिर ना फिर कोई ऐसी फॉल्स फ्लैग ना कर दे जिसके साथ सारे समझौते टूट जाएं और फिर अमेरिका को वापस आना पड़े। तो ये सारे इश्यूज हैं, वो आसान काम नहीं है। इसमें बहुत से सीरियस किस्म की रीड्राइंग ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर द रीजन करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड चाइना एंड रशिया ये मसले हल नहीं हो सकेंगे। किसी स्टेज पे आके इन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेठी साहब, अब जैसे आपने हवाला दिया कि ईरानी क़यादत की जानिब से बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं, सारा नक्शा आपने खींच दिया कौन फरीक किस पोजीशन में है और ये जंग वक्त के साथ साथ किसके चैलेंजेस बढ़ा रही है वो भी हम पे वाजे हो गया। ईरानियन प्रेसिडेंट ने ट्विटर के ऊपर जब ये लिखा कि हमारी ये 3 शराइत हैं, जिसमें यह कि ईरान के आईनी हकूक का एहतराम किया जाए, तस्लीम किए जाए और हमारे जो नुकसानात हैं जितने अरसे से हो रहे हैं उनका हर्जाना भी भरा जाए और आइंदा गारंटी दी जाए कि ईरान के खिलाफ जारहियत नहीं होगी। और ईरानी क़यादत भी कह रही है कि इसराइल और अमेरिका को हम जंग छेड़ने का मजा चखाएंगे। वहां उन्होंने ये तस्करा भी किया कि हमारी रशियन और पाकिस्तानी क़यादत से बात हुई है। आपने कहा कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान या यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। उनका रशियन क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत से बात करने का इशारा देना क्या जाहिर करता है? यही है ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप को रास्ता ढूंढ रहा है और उसे पता है कि रशिया जो है कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। मगर देखिए इस वक्त बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक फायदा है इस जंग का वो रूस को हुआ है। जी। अमेरिका का नुकसान है, एमिरेट्स का, गल्फडम्स का नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है और भी लोगों का, साउथ कोरिया का, जापान का, सबको नुकसान है। रशिया का बड़ा फायदा हो रहा है हाँ, क्योंकि उनका तेल बिक रहा है। उनका सिर्फ बिकने की बात नहीं है। देखिए अगर आप वो तेल की जो ग्राफ है ना, जी। कि कीमत का ग्राफ, हाँ। ब्रेंट का जो मार्केट में है, ब्रेंट का, वो अगर आप देखें तो वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। बिल्कुल उसके नीचे कम कीमत पे रशिया का तेल जाता है, बिल्कुल ऐसे, जैसे वो ऊपर जाता है ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो गिरता है तो ये थोड़ा सा गिरता है। तो अभी ये हुआ है कि मार्च के अंदर हमेशा वो नीचे होता है वो रशियन ऑयल प्राइस। जी। अब ये हुआ कि मार्च के अंदर रशियन ऑयल प्राइस ने क्रॉस कर दिया ब्रेंट को। हाँ। तो रशिया को भी अब कीमत अच्छी मिलनी शुरू हो गई है अपने तेल की, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। हाँ। और चाइना, जहां चाइना का सप्लाई लाइन थोड़ी सी इफेक्ट हुई है, रशिया ने चाइना को देना शुरू कर दिया। तो अब मैं समझता हूँ रशिया की तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि थोड़ी देर और चले तो क्या अर्थ है, हमें तो बड़ा फायदा हो रहा है। बिकॉज रशिया को भी तो पता है ना आपको कि वहाँ यूक्रेन के अंदर भी रशिया एक जंग लड़ रहा है, तो उसको वहाँ रिसोर्सेज की, पैसे की जरूरत है एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है रशिया को इन्वॉल्व करना तो बड़ा जरूरी है जैसे मैंने कहा। मगर क्या रशिया एकदम अमेरिका की बात में आ जाएगा? नहीं। अमेरिका को वो भी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, उसको भी मौका मिल गया है, वो भी तो कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट करेगा, कोई ना कोई कंसेशन लेगा। जरूरी नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कंसेशन ले, वो यूक्रेन के अंदर भी कंसेशन ले सकता है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ यूक्रेन में भी होने वाला है। आपका एनालिसिस बता रहा है कि इस वक्त तक ईरान की जो नफसियाती बर्तरी है वो यूं इस्टेब्लिश्ड है कि उसने एक तरफ से अबनाए हुर्मुज़ को गर्दन से दबोच रखा है, दूसरी तरफ उनके जो सुप्रीम लीडर, जिनके बारे में अमेरिका ने बारहा धमकी दी कि मुज्तबा खामेनाई को सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहिए, उन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया और उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आई है। उसके हिस्से भी ज़ाहिर है उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि कुछ खतरात के इशारे दिए जा रहे हैं, कुछ अमरीकी एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि 9/11 जैसा कुछ हो सकता है। और इस बयान को तब तकवीयत मिली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि ईरानियन स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हमारी निगाह है मगर कुछ हो सकता है। ये किस नौइयत का इंतबाह है अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से? देखिए आयशा, ये एक नया ड्रामा है, ईरानियन स्लीपर सेल्स। देखिए सब दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं कि जिस किस्म का हमला किया गया है ईरान के ऊपर और जैसे लोगों को मारा जा रहा है, पैलेस्टीनियंस को भी और ईरानियंस को, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बैकलैश आएगी ना इसकी। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सुन्नी और शिया इकट्ठे हो गए,
तो कहीं ना कहीं तो बैकलैश आएगी, और वो बैकलैश आती है इसी तरीके के साथ कि कहीं ना कहीं कोई एक्ट्स ऑफ वायलेंस होते हैं जिनको टेररिज्म कहा जाता है, कि कोई ना कोई बंदा उठ के या कोई उठ के कोई ना कुछ ना कुछ कर देते हैं। और फिर ये शोर पड़ जाता है कि जी देखिए जी ये ईरान ने करवाया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम सब कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक्ट ऑफ वायलेंस, रिवेंज होगा। अभी मैंने सुना है एक साहब है, उन्होंने उनके बेटी और बेटा मारे गए हैं इन द बॉम्बिंग। वो शायद यूके में थे या कहीं अमेरिका में थे या कहीं थे, मैं पढ़ रहा था। तो उन्होंने मतलब बंदूक निकाल के स्टार्टेड फायरिंग बिकॉज यू सो अपसेट। जाहिर है, तो मतलब इस किस्म की चीजें तो होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ स्लीपर सेल्स थे। अलबत्ता ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस जंग को और एक्सटेंड करने के लिए या कोई और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने के लिए कोई जवाब बनाया जाए, जैसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बाय द वे इंडिया बड़ा माहिर है। मगर इसराइल भी बहुत माहिर है। अभी आपने देखा इसराइल ने जो बमबारी की है ऑन सिविलियंस या ऑयल रिग्स इन सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, जी ईरान ने कहा हमने नहीं किया ये, तो और लोगों को पकड़ भी लिया वहां कुछ मोसाद एजेंट्स को जी। और ये अब टकर कार्लसन बता रहे हैं हमें, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो राइट विंग जर्नलिस्ट है, ये जिसने ट्रंप के लिए वोट दिया था प्रॉब्लली, वो ये कह रहा है कि ये मोसाद एजेंट्स जो है वो इस किस्म का काम कर रहे हैं और करेंगे ताकि ये जो तजाद है बिटवीन ईरान एंड द गल्फ किंगडम्स ये बढ़े और कोई ना कोई डेवलपमेंट हो। तो ये तो इसराइल करेगा, इससे कोई शक ही नहीं है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका में भी हो सकता है, बिकॉज अमेरिका के अंदर तो इसराइल का बहुत बड़ा हाथ, हर जगह पे वो पहुंचा हुआ है, वहां तो हर किस्म की चीज हो सकती है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर 3-4 चीजें हैं जो कि अभी तक बहस छिड़ी हुई है और बड़ी मतलब एक वजन के साथ लोग बात करते हैं। एक ये कि जॉन एफ कैनेडी जो था उसको मोसाद ने मारा। क्यों? क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा था इसराइल के कि आप दिमोना का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां आप बम बना रहे हैं वो बंद कर दे, मत करें, आई विल स्टॉप इट। और उसके बाद उनको मार दिया गया। ये बहुत बड़ा, आज तक बाय द वे पता क्यों नहीं चला कि किसने मारा और क्यों 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 उनको मारा। जिसको पकड़ के ले गए और कर दिया वो तो सब कहते हैं कि वो तो इनोसेंट था, किसी और को फांसी चढ़ा दिया, मार दिया। ये मतलब है आज तक। इसी तरीके के साथ 9/11 का भी इशू जो है उसके ऊपर भी बहुत साइंटिफिक एविडेंस सब इकट्ठी हो रही है कि वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।